हेलो एवरीवन। बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है आप सबके लिए। एक नई रिक्रूटमेंट, एक नई वैकेंसी कलर की सबऑर्डिनेट कोर्ट में आ गई है। हरियाणा की वैकेंसी है, 1265 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। तो ये जो वैकेंसी फिलअप होनी है, ये SSSC द्वारा होनी है। तो इसकी फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबऑर्डिनेट कोर्ट। एक्चुअल में ये जो नोटिफिकेशन है ये 22/5/26 को आउट हो गया था और ये 26/5/2026 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो भी रेगुलर जॉब चाहता है, गवर्नमेंट जॉब चाहता है, तो उसके लिए बड़ी ही खुशखबरी और बढ़िया न्यूज़ है। तो वीडियो पूरा देखना, कुछ ऐसे भी फैक्ट्स इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी जो आपके काम के हैं, आपकी हेल्प होगी उनसे। और डिटेल में जान लेते हैं एक्चुअल में इसमें इस फॉर्म में क्या क्या जो फॉर्मेलिटीज़ हैं आपको कंप्लीट करनी होंगी और कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी रहेगी, एग्ज़ाम जो है उसका पैटर्न क्या है और क्या उसका क्वालिफिकेशन वो क्वालिफाई क्राइटेरिया रहेगा। तो ये सब बातें इसके साथ ही देख लीजिए, जो कि ये वेबसाइट दे रखी है www.ssc.gov.in। तो इसमें जाकर आपको ये सारा कुछ फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। कैटेगरीज वाइज सारा डिटेल दे रखी है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। इसमें जो पुरानी वैकेंसीज आई थी, तो एक्चुअल में इसमें फॉर्म में है क्या, जब भी ये रिक्रूटमेंट आती है ये दो तरीके से आती है। एक बार ये पंजाब की तरफ से आती है और एक बार हरियाणा की तरफ से आती है। तो अब ये हरियाणा की तरफ से आई है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा के कैंडिडेट ही भर सकते हैं। इसे पंजाब गवर्नमेंट के भी पंजाब स्टेट्स के भी भर सकते हैं, अदर जो भी स्टेट्स हैं सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहता है वो आपको चेक करना पड़ता है। तो वो अगर फुलफिल हो रहा है तो यू कैन अप्लाई। तो इसमें जो पुरानी पोस्टें थी वो फिलअप नहीं हुई है, तो उनको री एडवर्टाइज किया गया है सेकेंड टाइम। तो आप देख सकते हैं जो शेड्यूल कास्ट की 37 ब्लॉक वैकेंसीज विच वर बीइंग एडवर्टाइज सेकेंड टाइम, ऐसे ही करके इसमें BCB और बैकवर्ड क्लासेस, तो बेंचमार्क पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो इसमें ये सब अपने देख सकते हैं आप कितनी पोस्ट है और क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। एक्स सर्विसमैन में जर्नल कैटेगरी, डेप्रीव्ड, SC, अदर SC, BCA, BCB, ये एक्स सर्विसमैन वालों के लिए हैं। तो अपने अकॉर्डिंग देख के आप फिलअप कर सकते हैं। बाकी एक ही पोस्ट का होता है सारा सिस्टम, तो हमें तो सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए होती है। तो भैया ये कुछ नोट वगैरह हैं, ये नॉर्मल सी बातें हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती हैं। जो बेनिफिट है, एज रिलैक्सेशन है, रिजर्वेशन है, तो वो इसी स्टेट वालों को मिलेगी, तो अदर स्टेट वालों को वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ जेंडर वगैरह की। अदर जेंडर वाले, अदर इसमें जो भी हैं वो जो एप्लीकेंट ऑप्टिंग अदर इन जेंडर कॉलम इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट होल्ड ए सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी इशूड बाय द डायरेक्ट DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अंडर सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन। तो वो भी फिलअप कर सकते हैं ट्रांसजेंडर वाले। तो इसके अलावा कुछ नॉर्मल सी बातें ही दी गई हैं इसमें। बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। तो भाई मिनिमम सभी कोई भी वैकेंसी हो 18 ही होती है और मैक्सिमम एज इसमें 42 जनरल कैटेगरी के लिए है। शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लिए 47 है। 5 ईयर रिलैक्सेशन दी गई है। डिसेबल्ड पर्सन को 10 ईयर रिलैक्सेशन दी गई है इन एज। नंबर 1, 5 ईयर इन इफ PWD एप्लीकेंट बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट, ट्राइब कास्ट एंड बैकवर्ड EWs। और मैक्सिमम सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 52 ईयर्स, मतलब उसमें कुछ कंडीशन में 52 ईयर्स से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकती है। एक्स सर्विस मैन वालों का भी इसी तरह से है, और जो एम्प्लॉय सर्विस में है उन्हें भी 45 तक मिली हुई है। अनमेरिड वुमेन है उन्हें 47 तक रिलैक्सेशन दी गई है। 5 ईयर रिलैक्सेशन का ऐड करके 47 है। और जुडिशली सेपरेटेड वुमेन है, विडो है या लीगली डाइवोर्स है, उनके सबके लिए है। पर्सन जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट और उस पे डेली वेजेस पे लगे हुए हैं, तो उनके लिए भी इसमें रिलैक्सेशन का दिया गया है।
लेकिन उसका कैलकुलेशन कुछ अलग आपको अपने तरीके से करना पड़ेगा। सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए ये 3 पॉइंट नोट किए गए हैं, जिनमें उनकी सर्विस एक्चुअल एज माइनस की जाएगी, जितना पीरियड उनकी मिलिट्री सर्विस में रहा है। तो अगर कोई ब्रेक नहीं है, इस तरह से 52 ईयर मैक्सिमम रहेगी। और इनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं अगर आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है उस वो अगर वहां से इशू करवाएंगे तो वही वैलिड रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो उसी से पता लगता है कि फॉर्म हम फिलअप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या है कि बैचलर ऑफ डिग्री आर्ट, बैचलर ऑफ डिग्री साइंस और इक्विवेलेंट, कोई भी इक्विवेलेंट जो भी है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने अगर किया हुआ है, एंड प्रोफिशिएंसी इन द कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट, मतलब वर्ड का एमएस ऑफिस की आपको नॉलेज होनी चाहिए। और आपकी बीए है, एमए है, किसी भी स्ट्रीम में है, बीटेक है, एमटेक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी एक मेन दूसरी ये भी रहेगी कि आपके पास 10th क्लास में हिंदी या संस्कृत जो भी सब्जेक्ट हो, तो वो आपके पास जरूर इसमें मैंडेटरी है। इन एडिशन टू द अबव एप्लीकेंट शुड हैव पास मैट्रिकुलेशन विद हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो इनमें से कोई एक भी सब्जेक्ट, ठीक है जी। अब एप्लीकेंट कोई ऐसा भी है जो फाइनल ईयर में होते हैं, अगर उनको लगता है, देखिए इन्होंने कहा है कि एप्लीकेंट शुड फुलफिल द कंडीशन ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन 23/6/26। अगर क्लोजिंग डेट से पहले आपकी जो कंडीशन ऑफ क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रही है तो आप उसको भर सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन में पे एंड अलाउंसेस की बात कर लेते हैं। इसमें सैलरी अच्छी रहेगी, ग्रेजुएशन लेवल की ये पोस्ट है। उसके बाद रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लिखा हुआ है कि आपको एनओसी देना होगा अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, अगर आप कहीं भी लगे हुए हैं, चाहे वो पंजाब हरियाणा गवर्नमेंट में, अदर स्टेट में, हाई कोर्ट में या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में है। उसके बाद पर्सन हु हैव ऑलरेडी वर्क, ये कुछ नहीं, इसमें कुछ देख लेना। फीस आपकी 710 रुपये रहेगी, चाहे आप मेल फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं। ये हरियाणा के लिए बता रही हूँ मैं, 710 ही रहेगी। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनकी नील है, कोई पैसे नहीं लगने वाले। ऑल अदर कैटेगरीज मेल 1200 रहेगी एंड फीमेल्स आपकी 875 रुपीज़ रहेगी। तो ये एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है इसमें। और रिजेक्शन का तो यही लिख रखा है कि हाई कोर्ट के पास पूरी पावर है इसके रिगार्डिंग। अगर कोई शॉर्ट लिस्टेड या कैंडिडेट एट एनी स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस को उनको लगता है कि कुछ क्राइटेरिया में आप सही नहीं है, तो आपका कैंसिल भी कर सकते हैं। एडमिट कार्ड और आपके डेमो जो टेस्ट हैं वो आपको इसी साइट से 15 दिन पहले मिल जाएंगे, तो इसी साइट को आप अपना विजिट करते रहना। उसके बाद बस ये लिंक वगैरह आपको दिए गए हैं। टेस्ट सेंटर जो है नॉर्थ इंडिया में आपके कहीं भी हो सकते हैं। टेस्ट सेंटर आपको एक बार ही मिलेगा, बाद में वो चेंज नहीं होगा, ये भी क्लियर इन्होंने पहले ही कर रखा है। मोड ऑफ सिलेक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पर मैं बात करना चाहती थी। देखो ये इसमें 2 ही पेपर हैं, 2 आवर्स के पेपर रहेंगे। जीके का ऑब्जेक्टिव टाइप है, इंग्लिश में 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 30 का सब्जेक्टिव रहेगा। तो टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर है। 100 मार्क्स में से अगर आपके टू 55 मतलब 50 प्लस आ जाते हैं ना, तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन के आप बिल्कुल पास हैं। तो पहले भी प्रीवियस में इसका रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी इनकी कंप्लीट जो वैकेंसी है फुलफिल नहीं हो पाती, हर बार वैकेंट रह जाती है क्योंकि सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं कैंडिडेट। इजी लगता है बट इंग्लिश सब्जेक्टिव कोई भी चीज हो उसमें थोड़ा सा स्कोर करना मुश्किल हो जाता है। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन का भी है, अगर अलग अलग शिफ्ट में हो रहा है तो वो भी आपका नॉर्मलाइजेशन इसमें रहेगा। 33% का दे रखा है भाई इन ईच सब्जेक्ट, बट नो कैंडिडेट शैल बी कंसिडर टू हैव क्वालिफाइड द टेस्ट अनलेस ही और शी ऑब्टेन 40% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ द बोथ। ठीक है जी, ये इस तरह से होगा। उसके बाद सीबीटी आपका ये सीपीटी टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। तो कैटेगरी वाइज आपको सीपीटी के लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके इसमें कुछ समझने वाली बातें हैं वो भी क्लियर कर लेते हैं। एक तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी
और अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो उसका कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलने वाला है। और जो भी आपने आप सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन आपका हुआ है, इंग्लिश का होना है, वो आपको कंप्यूटर पर ही देना, विद इन टाइम पीरियड देना है। और इसमें ये भी है कि इंग्लिश कंपोजिशन जो सब्जेक्टिव है वो तभी चेक होगा जब आपने जीके में 33% या उससे ज़्यादा स्कोर किया है, तभी आपका जो है इंग्लिश का सब्जेक्टिव चेक होगा। जो भी क्वालिफाइंग कैंडिडेट होंगे रिटन एग्जामिनेशन में कंप्यूटर सीबीटी में, उन्हीं नंबर ऑफ कैंडिडेट को कैटेगरी वाइज डिसाइड करके सीपीटी के लिए बुला जाएगा, जो कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। उसमें क्या होगा, उसमें फिर से 2 पार्ट रहते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो इसमें क्या है कि पार्ट 1 में कैंडिडेट ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, इनका कोई कुछ मार्क्स वगैरह ऐड नहीं होते। जैसे स्प्रेडशीट है, उसमें 10 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 10 मिनट रहेगा, तो 40% आपको इसमें स्कोर करना है, दैट इज 4 और मोर मार्क्स। पार्ट 2 में रहेगा, दैट विल हैव टू क्वालिफाई कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश। आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। टाइपिंग टेस्ट जो है उसका कैलकुलेशन का फार्मूला नीचे दिया गया है। तो पार्ट 2 तभी चेक होगा जब आपने पार्ट 1 क्लियर किया होगा। तो इसमें बस यही चीज थी। और उसके बाद देखिए, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के जो भी हैं, दोनों आर्म्स जिनके नहीं है, तो वो आपका अपना एग्जामिनेशन ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट जो भी डिसेबिलिटी का है, अपना चीफ मेडिकल ऑफिसर या सिविल सर्जन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ केयर, तो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आप अपना वो जमा करवा सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद बस यही है कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कैटेगरी वाइज क्वालिफाई करेंगे बोर्ड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन एज वेल एज सीपीटी, तो उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए बुलवाया जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट यही है कि सिलेक्शन लिस्ट में जो भी आपकी प्रिपेयर की जाएगी मेरिट लिस्ट, और इन ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन जो आपका सीबीटी हुआ है, तो इसमें जिस मेरिट लिस्ट आपकी कैसे बनेगी, देखिए जो भी रिटन एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर टेस्ट रहेगा, वुड बी रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट एज पर नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड। हो सकता है 2 कैंडिडेट सेम मार्क्स ऑब्टेन कर लें, तो उस क्राइटेरिया में क्या होता है, जिसकी जो कैंडिडेट एल्डर इन द एज है उसको जॉब ऑफर की जाती है। लेकिन अगर दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम है तो फिर अल्फाबेटिकली जो ऑर्डर होता है उस तरह से लिस्ट में आपका सिलेक्शन होता है। अब आंसर की और ऑब्जेक्शन के बारे में यही दे रखा है कि कोई भी ऑब्जेक्शन आपको अगर है तो आप रेज कर सकते हैं। उसके ऑब्जेक्शन के आपको 25 रुपीज पे करने पड़ेंगे, और वो नॉन रिफंडेबल है। उसके अलावा जिस भी क्वेश्चन का आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं उसका आपके पास एक ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए। अगर आप वो प्रूफ देने में एबल नहीं है और नहीं प्रूफ कर पाए, तो आपका वो जो ऑब्जेक्शन है वो आपका कैंसिल मान लिया जाएगा, मतलब आप नहीं उस ऑब्जेक्शन को रेज कर पाएंगे। नॉर्मलाइजेशन का इसमें फॉर्मूला दे रखा है, तो उस हिसाब से आपकी नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट के लिए दी गई है कि आप अपना वेबसाइट देखते रहें, और जो भी है बस गवर्नमेंट हरियाणा के रूल बता रखे हैं। और ये इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डज नॉट एंटाइटल टू एप्लीकेंट called for examination. High courts have right to after modify change in any of the term and condition में हाई कोर्ट को पावर है, तो यही चीज लिख रखी है। तो आपका जो रिजर्वेशन पहले ही मैंने बता दिया था कि हरियाणा स्टेट के ही कैंडिडेट को मिलेगी जिनके पास बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट है हरियाणा का, और जो कि लेटेस्ट जो इंस्ट्रक्शन है 2016/7/2024, तो उसके अकॉर्डिंग बना हुआ होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। उसके अलावा बीसी कैंडिडेट के बारे में यही लिखा हुआ है कि आपको एक अंडरटेकिंग देना होगा कि यू डू नॉट फॉल इन द सेक्शन ऑफ क्रीमी लेयर अप टू द क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन। तो क्रीमी लेयर वाला आपको एक इसके साथ अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। वही है ईडब्ल्यूएस का कि आपको अपना जो इनकम वाला सर्टिफिकेट है वो भी एज पर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन जो भी इशू की गई है उसके अकॉर्डिंग लेटेस्ट बनवा के देना होगा।
तो रिजर्वेशन वालों के लिए भी यही है, एक्स सर्विसमैन और इसकी फैमिली के अकॉर्डिंग भी जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन है। तो आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय द, तो इस समय कैंडिडेट मस्ट पोजेस आइडेंटिटी कार्ड, जिला सैनिक बोर्ड या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बुक या जो भी आपके पास है, तो ये आपका प्रूफ के तौर पर यूज आप कर सकते हैं। फैमिली मेंबर्स जो भी हैं एक्स सर्विसमैन वालों के सन, डॉटर, स्पाउस, डिसेबल्ड, ये सम कैंडिडेट ऑफ द हरियाणा क्लेमिंग बेनिफिट मस्ट हैव वैलिड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास सैनिक जिला बोर्ड या लेटेस्ट डेट ऑफ सबमिशन तक होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये बस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी है रिजर्वेशन का, फ्रीडम फाइटर्स के लिए भी है। ये लेटेस्ट जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है उसके रिस्पेक्ट में आपका होना चाहिए, बस यही एक मेन बात है इसमें। रिजर्वेशन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का तो पहले भी उसमें ऊपर क्लियर कर ही रखा था। तो भाई बस यही है कि आपको अपना टाइम से भर देना है, तैयारी अच्छी रखनी है। इसके लिए कोई टीएडी आप क्लेम नहीं कर सकते, एग्जाम देने जा रहे हैं या आप डॉक्यूमेंट चेक करवाने जा रहे हैं, तो इसमें बस यही है। तो एक बार आपने अगर फॉर्म में कुछ भी अपनी इंफॉर्मेशन डाल दी है तो वो दोबारा करेक्ट नहीं होगी, ऐसा मत सोचना। तो सोच समझ कर जो भी फिलअप करना है वो अपना, तो कोई भी एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विच इज इनकम्प्लीट इन एनी रिस्पेक्ट शैल बी लाइबल टू बी रिजेक्टेड, तो रिजेक्ट हो जाएगा अगर कुछ ऐसा आपने टाइम से या कंप्लीट डिटेल नहीं भरी है। तो बस ये वेबसाइट पर आपने देख लेना है, इसमें टेस्ट भी आ जाएंगे, मोबाइल नंबर, ज्वेलरी वगैरह, जो आपकी फोटो है आप जो भी लगाएंगे वो आप अपडेटेड फोटो जो भी अपलोड कर रहे हैं वही आपने अपने उसके ऊपर भी लगानी है, रोल नंबर के ऊपर। री इवेल्यूशन ऑफ आंसर शीट इज नॉट अलाउड, ओनली रीचेकिंग ऑफ आंसर शीट कैन बी अलाउड ऑन अ रिटर्न रिक्वेस्ट। रिटर्न रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी अगर आप कोई आंसर शीट रीचेक करना चाहते हैं। ठीक है जी। और उसमें क्या है, एड्रेस दे रखा है मेंबर सेक्रेटरी एसएससी अंडर हाई कोर्ट पंजाब, पेमेंट करनी होगी 500 रुपये, तो आपको पोस्टल ऑर्डर में ये मिल जाएगा 30 डेज के अंदर अंदर, तो आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। ठीक है। नो सेपरेट रिक्वेस्ट इन दिस रिगार्ड बाय एनी कैंडिडेट और एनी अदर पर्सन ऑन देयर बिहाफ शैल बी एंटरटेन्ड। आपको ही करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आपके बिहाफ पे कोई और दूसरा एप्लीकेशन लिख के दे दे, उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसे तो किसी दूसरे की मंगवा कर फिर ये बड़े लिटिगेशन के चक्कर पड़ जाते हैं। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो आप खुद इसमें एप्लीकेशन देंगे। ठीक है जी। बस ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसीजर दे रखा है, तो ये बस इसी में कुछ खास नहीं, ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आप पढ़ेंगे तो कोई भी रिजेक्ट हो सकता है। इंश्योर करेंगी आप जो भी हैं प्रॉपर कंप्लीशन आपने किया है। एप्लीकेंट रिक्वायर्ड टू हैव वैलिड पर्सनल एक्टिव ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, तो ये सब अपना एक्टिव रखना है। तो फोटो का रिक्वायर्ड एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ द फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म पे अपनी फोटो लगा रहे हैं वही आपने रोल नंबर पर लगानी है, नहीं तो आपकी एंट्री भी नहीं होगी, इसमें ये बात भी है। Before starting fill up online form, application must keep the following information ready with them, as applicants would be required to upload signature and photograph in the online application form. Not more than 1 month, मतलब 1 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके बहुत पुराने आप सिग्नेचर या बहुत पुरानी फोटो अपलोड कर दे, वो भी अपना देख लेना। पर्सनल डिटेल है, वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ऑनलाइन पेमेंट तो इंटरनेट बैंकिंग, ये सब कुछ, रिसेंट स्कैन रिसेंट फोटोग्राफ्स और जो भी आपके ये डिटेल वगैरह के बारे में है, और कुछ नहीं है। एक लास्ट में मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं ये नंबर दिखा रही हूँ। अगर कोई इसके रिलेटेड आपकी क्वेरी है तो ये जो वर्किंग डेज हैं 9:30 से 5 के बजे के बीच में, आप इन नंबर पर अपना फ़ोन करके पूछ सकते हैं। फॉर्म से रिलेटेड हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपका इशू हो सकता है, तो ये सब चीज़ें आप देख लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और टाइम से भर देना क्योंकि अच्छी वैकेंसी है और अच्छी इसमें सैलरी है। थैंक यू।